of energy, then kinematics, displacement, velocity, acceleration, they all will be counted in this. ठीक है. So अगर एक बार टेक्स्ट व्यू का व्यू देख लें, what we have to study in according to the textbook. So the heading is oscillation. हम लोग हेडिंग देंगे ऑक्सीलेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. ऑक्सीलेटरी मोशन, वाइब्रेशन, दे ऑल आर सेम थिंग. ओके. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विल कम अक्रॉस. ठीक है. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल लिया है. Then the equation of simple harmonic motion. Then we will be using the simple harmonic equation. Distance, displacement, velocity, periodic motion, period of SHM, circular frame. तो सर्कुलर मोशन भी आने वाला है इस चैप्टर में. राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज रहेगा इसमें, खास करके जो 4 क्वाड्रेंट्स के जो साइंस है ना, उसका यहाँ पे यूज काफ़ी रहेगा. विल बी सीइंग दैट. देन आपने पढ़ा है ना शिफ्ट ऑफ ग्राफ, कि एक्स में प्लस माइनस ए कर देंगे तो एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है. तो वो सभी कंसेप्ट आपको यहाँ पे काम आने वाला है. पढ़ा है तुम लोगों ने? आई एम श्योर पढ़ा होगा. राइट. सो ऑक्सीलेशन एंड SHM. SHM को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक का मतलब होता है लय. ठीक है ना. एक फ्लो, एक खास तरह का फ्लो होना. सो यहाँ पे उस तरह का सिचुएशन दिखता है. So we call it simple harmonic motion. The word simple is because the motion will be considered relatively simple in this. दो तरह का simple harmonic motion होगा. One is your linear straight line पे, and other will be angular. Angular simple harmonic motion and linear simple harmonic motion. पेंडुलम का जो केस है वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होगा, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होगा वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस बनेगा. ठीक है. नाउ सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन ऑफ द मोशन, हम लोगों ने मोशन को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंड यू नो इट वेरी वेल. वन इज पीरियडिक एंड अदर इज नॉन पीरियडिक. पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक मोशन. अभी पीरियडिक मोशन का एग्जांपल कुछ बताओ. यस. द मोशन ऑफ मिनट हैंड और वॉच हैंड, सेकेंड हैंड. क्लॉक में क्या होता है, मिनट हैंड का अगर हम एग्जांपल ले तो हर 1 घंटे में ये मिनट हैंड जो है अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं, है ना. देन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, क्योंकि डिस्टर्ब करने के बाद बार बार ये अपने मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियडिक मोशन. रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, they are also your periodic motion. Now further, this periodic motion is divided into 2 parts.
वन इज ऑक्सिलेटरी एंड अदर इज नॉन ऑक्सिलेटरी, ठीक है ना। नॉन ऑक्सिलेटरी एंड oscillatory motion. So what is there in the oscillatory motion? So spring block system is an oscillatory motion, example of oscillatory motion. Pendulum is also an example of oscillatory motion. तो क्या होता है इसमें? And the motion of clock or the motion of earth around the sun, सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव कर रहा है, इसे हम पीरियडिक मोशन बोलेंगे, लेकिन उसे ऑक्सिलेटरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है, यहाँ पे ब्लॉक का मोशन जो है ना, वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट 2 and 4 मोशन हो रहा है, राइट। एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट मोशन हो रहा होता है, ठीक है। या फिर सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो व्हेन द पेंडुलम इज नॉट डिस्टर्ब, इट इज एट रेस्ट एट सम पोजीशन, जो कि मीन पोजीशन कहलाएगा। एंड जब हम इसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये 2 and 4 मोशन कर रहा है, ठीक है ना। राइट एंड लेफ्ट यहाँ पे मोशन कर रहा होता है। सो व्हेन देयर इज अ 2 and 4 मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, द मोशन इज सेड टू बी ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। नाउ इस ऑक्सिलेटरी मोशन में ही एक स्पेशल केस आएगा, एक सिंपलेस्ट केस आएगा। दैट सिंपलेस्ट केस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो स्पेशल केस ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सो अगर एक मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो वो ऑक्सिलेटरी भी है, वो पीरियडिक भी है। लेकिन अगर ऑक्सिलेटरी मोशन हम कह रहे हैं तो वो पीरियडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। नहीं मतलब सिंपल हार्मोनिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बाकी सब तो अपनी जगह पे है। ऑक्सिलेटरी मोशन से शुरू करते हैं यहाँ पे। oscillatory motion, the motion is said to be oscillatory if body move periodically about a fixed point, in to and fro motion, थ्रू और फ्रो पैटर्न लिख लेते हैं, with a restoring force, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। और एक फिक्स पॉइंट के अबाउट 2 and 4 पैटर्न में मोशन कर रहा होगा ये। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये जो फिक्स पॉइंट है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और आपको पता लगेगा
कि ये और कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम है. देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. ठीक है. सो यू रिमेंबर दैट कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर हम एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस अपने उसी पोजीशन की तरफ आने का कोशिश करता है या आ जाता है. दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल में डिस्टर्ब करने के बाद वो वापस नहीं आएगा, दूर चला जाएगा उस पॉइंट से. एंड न्यूट्रल में कुछ नहीं होता है. सो एक तरह से हम ये भी बोलेंगे कि ये एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया कि अगर ऑक्सीलेटरी मोशन है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रेजेंट होना जरूरी है. ठीक है. ना जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. चाहे कहीं भी हो बॉडी, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना वो मीन पोजीशन तक के तरफ ही पुल करके लाएगा. ठीक है. Now we will also say condition for oscillatory motion. Condition for oscillatory motion. सो सबसे पहला कंडीशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होना चाहिए. उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए. अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते ही अपने आप आ जाता है कि वहां पे एक मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इसे कहेंगे. व्हाट इज द कंडीशन फॉर मीन पोजीशन? मीन पोजीशन पे क्या होता है फोर्स के टर्म में बताना है. नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. तो कंडीशन फॉर मीन पोजीशन इज नेट फोर्स जीरो. तो जब हम मीन पोजीशन पता करना चाहेंगे ना तो हमें फोर्स इक्वल टू जीरो पुट करना है इक्वेशन में, तो पता लग जाएगा. ठीक है. व्हेन आई से स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑटोमेटिकली उसमें रीस्टोरिंग फोर्स भी रहेगा. एंड इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी, तो रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स एंड दैट इज माइनस डी यू अपॉन डी एक्स या डी आर लेते थे. ठीक है. सो नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. तो ये दोनों का प्रेजेंस जरूरी है ऑक्सीलेटरी मोशन होने के लिए. व्हाट इज वाइब्रेशन? तो वाइब्रेशन इज द स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड इज वेरी लो एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. तो जो टर्म्स एसोसिएटेड है इसमें कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है मोशन का एंड ऑल, तो इसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द रीस्टोरिंग फोर्स, किस तरह का रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. सो विल टेक स्प्रिंग ब्लॉक एग्जांपल. So you need to understand that in spring block system there are two element. इस सिस्टम में दो एलिमेंट है. एक तरह से एक बॉडी है और दूसरा एक्सटर्नल एजेंट स्प्रिंग है. बॉडी ऑफ मास m and spring k. Body is the one who will experience force and the spring is one who will apply the force. तो फोर्स बाहर से लगेगा बॉडी के ऊपर. That is spring is the agent which is applying the force. अभी जब डिस्टर्ब नहीं किया है तो इस पोजीशन को हम कहेंगे x इक्वल टू जीरो, जहां पे नेट फोर्स अभी जीरो दिख रहा है हमें और ब्लॉक रेस्ट में है. ठीक है.
सो दिस पोजीशन इज योर मीन पोजीशन. बाय कन्वेंशन हम लोगों ने मीन पोजीशन को यूजुअली x इक्वल टू 0 ले लेना है, ठीक है, बाय कन्वेंशन. बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है. बट अगर मुझे चूज करने को बोला जाए कि मीन पोजीशन को आप x क्या लेना चाहते हो, आई विल से x इक्वल टू 0. अगर क्वेश्चन में आता है कि मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 नहीं है, तो ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है. मीन पोजीशन. नाउ व्हेन यू डिस्टर्ब दिस ब्लॉक, you understand that this block will move 2 and 4 within a boundary. ये एक बाउंड्री के बीच में ये ब्लॉक 2 and 4 मोशन करेगा, राइट. सो यहां पे हम कहेंगे x इक्वल टू a और यहां पे कहेंगे x इक्वल टू माइनस a. दिस a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है. अभी वो कंसर्न भी नहीं है. मुझे ये बताओ कि अगर ब्लॉक थोड़ा राइट हैंड साइड पे है तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट को या राइट को? स्प्रिंग के वजह से ब्लॉक पे लेफ्ट साइड लग रहा है ना? यस सर. ठीक है, स्प्रिंग के वजह से लग रहा है. ब्लॉक का मोशन चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. दिस फोर्स इज योर रीस्टोरिंग फोर्स एंड दिस फोर्स इज निगेटिव. डायरेक्शन की वजह से यहां पे निगेटिव है, जबकि x इस साइड पे पॉजिटिव है. इज इट? x इज पॉजिटिव, x इक्वल टू 0 यहां ले रखे हो तो उसके राइट साइड में x पॉजिटिव है. व्हेन द ब्लॉक इज ऑन द लेफ्ट साइड, फोर्स विल बी राइट विच इज पॉजिटिव, व्हाइल x विल बी निगेटिव. ठीक है ना? तो मुझे ये समझ में आया कि अगर 2 and 4 मोशन करना है, then this force has to be proportional to negative of x. ठीक है. सो रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर कैसा होने वाला है? सो रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली F proportional to minus x to the power n रीस्टोरिंग फोर्स. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो माइनस के एक्स टू द पावर एन, वेर एक्स इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट. सारा कुछ पढ़ चुके हो, इलास्टिक कांस्टेंट्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं हम लोग. तो x is the elastic constant of the medium which is applying the force. Here spring is that medium, तो spring का spring constant आ गया, ठीक है. and x to the power n, ठीक है. निगेटिव क्यों आया है और x to the power n है, तो n पे क्या कंडीशन है? तो where n is always positive odd integer, ठीक है. जैसे 1, 3, 5, 7. थेरेटिकली तो कुछ भी नंबर ले सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ ही नंबर इसमें फिट बैठता है, ठीक है. सो व्हाट कुड बी दोज फोर्सेस जो इस ब्लॉक पे लग रहा होगा, ठीक है. तो अगर हम x इक्वल टू n ले लें 1, तो एक फोर्स ये लग रहा है, या फिर माइनस के एक्स टू द पावर 3 भी हो सकता है, माइनस के एक्स टू द पावर 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन. जो भी आप वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से आएगा, ठीक है. तो पहले समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है. सपोज मैंने आपसे बोला कि देखो एक बॉडी है जिसपे F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब लग रहा है. व्हाट विल यू कंक्लूड अबाउट द मोशन ऑफ द ब्लॉक? तो आप बोलेंगे कि ऐसा फोर्स है तो वो ऑक्सिलेटरी मोशन में है ब्लॉक, ठीक है. इफ आई से x इक्वल टू F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 5 लग रहा है एक बॉडी पे फोर्स, सो अगेन यू विल कंक्लूड दैट द बॉडी इज इन ऑक्सिलेटरी मोशन. तो ये सब का सब क्या दे रहा है? इनमें से कोई भी फोर्स लग रहा हो, बॉडी कैसे मूव करेगा? ऑक्सिलेटरी मोशन में मूव करेगा, ठीक है. ओके, n इवन क्यों नहीं हुआ, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो क्यूब ऑड ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइन उल्टा होना चाहिए ना रीस्टोरिंग फोर्स का. F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो क्या यहां से आप कंक्लूड कर रहे हो कि अगर x पॉजिटिव होगा तो F निगेटिव होगा?
एंड एक्स निगेटिव होगा तो एफ पॉजिटिव होगा। यू आर कंक्लूडिंग दिस, और ये चाहिए ही हमें। फोर्स मस्ट बी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्डर टू बी अ रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं या 4 लिख देते हैं, तो क्या ये कंडीशन आता जो इधर आ रहा है? नहीं आता। x पॉजिटिव तो f निगेटिव, x निगेटिव है लेकिन फिर भी f पॉजिटिव ही है, सॉरी f निगेटिव ही है, इज इट? तो यहां पे क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि फोर्स का डायरेक्शन ही नहीं चेंज हो रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, एक बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। विल इट रिटर्न? इट विल नॉट रिटर्न, एंड देयरफॉर ये यूनिडायरेक्शनल मोशन हो गया, और ये ऑक्सिलेटरी या पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकता है। सो अगर ऐसा फोर्स लग रहा है तो आप बोलेंगे कि मोशन इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है ना? यूनिडायरेक्शनल फोर्स है। जबकि ऐसा फोर्स लगेगा तो फोर्स अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है एक्स के पॉजिटिव निगेटिव होने के अकॉर्डिंग, एंड देयरफॉर दिस इज एन ऑक्सिलेटरी मोशन। सो अभी तक में ये कंक्लूजन अब निकल चुका है कि फोर्स का इक्वेशन देख करके हम मोशन बता सकते हैं कि कैसा है। ठीक है। वन मोर थिंग, इवन क्यों, अच्छा इवन वाला तो हो गया। अगर बाय मिस्टेक, ऐसे तो कॉन्शियसली हम लिखते ही हैं, सॉल्विंग के समय पे माइनस साइन का यूज नहीं करते हैं, आप पहले से भी जानते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम सीधा बोलते हैं कि एक्स फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कॉन्शियसली कि एक फोर्स है F इक्वल्स टू के एक्स क्यूब, बताओ ये फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो ऑक्सीलेशन है या नहीं है? F इक्वल्स टू के एक्स टू द पावर 3, एक्स पॉजिटिव तो F भी पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो फोर्स भी निगेटिव आ रहा है। फोर्स का डायरेक्शन तो जरूर उल्टा हो रहा है, लेकिन वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। इज इट और नॉट? मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। गो इन द फिगर, कह रहा है एक्स पॉजिटिव एफ भी पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव ये हो गया ना, एक्स निगेटिव एफ निगेटिव तो ये हो गया। क्या इन दोनों फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग बन पाएगा? ये कभी नहीं। ठीक है। एंड देयरफॉर if equation intentionally given like f equals to k x cube, तो आप बोलेंगे कि वो नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन है। ठीक है। ये ऑक्सिलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है। वी विल कॉल इट नॉन पीरियडिक। एंड in fact this is a case of unstable equilibrium, non periodic, and this is the case of अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो यहां तक क्लैरिटी है। नाउ द क्वेश्चन कम इन माइंड, हु इज गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एन? 1 3 5, हु इज गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एन? राइट। तो मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिसाइड करेंगे, बट एक आइडिया ले लेते हैं फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन में जितना ज़्यादा पावर होगा, मोशन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है। जैसे x इक्वल्स टू f इक्वल्स टू माइनस के एक्स said to be a simpler kind of motion comparing to the force acting F equals to minus kx to the power 5। ठीक है। एक्चुअली ये लॉन्ग रेंज की वजह से होता है। जैसे ये सिस्टम मैंने 3 लोगों को दिया, ए बी सी को। ए ने ब्लॉक को पुल किया 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, नॉट 10 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर और छोड़ा, तो ये ब्लॉक कितने एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, अभी 1 सेंटीमीटर के रेंज में जब ये स्प्रिंग रहेगा तो अकॉर्डिंगली कुछ फोर्स लगा रहा होगा। बी ने इसे 10 सेंटीमीटर खींच करके छोड़ा था, तो अब ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, सी जो है उसने 50 सेंटीमीटर खींच करके छोड़ा है, तो ये ज्यादा और ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे कार है या कोई बस वगैरह का एग्जांपल लो, सो यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस कि जब एक होता है लो वाइब्रेशन और एक होता है हाई वाइब्रेशन। ठीक है, कभी बहुत केयरफुली आप ऑब्जर्व करेंगे तो लो वाइब्रेशन का मतलब क्या था? कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है, और उस बस में आप बैठे हो तो आपको लग रहा है ना कि आप थोड़ा स्टेबल हो, रिलेटिवली कम वाइब्रेशन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही बस ज्यादा वाइब्रेशन के साथ, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करे तो जो बस के अंदर बैठा हुआ है वो भी अच्छे से शेक हो जाएगा, isn't it? तो कैन आई से दैट द मोशन of the block at 1 centimeter comparatively more simpler comparing to the 50 centimeter? बताओ आप मुझे। Yes, sir. The kind of force involved when 1 centimeter amplitude is there and the kind of force involved when 50 centimeter is involved there. Definitely more force is required. Large magnitude of force is required in 50 centimeter. ठीक है, तो इसके बेसिस पे कि कितना ज्यादा हम डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं ना, उसके बेसिस पे एन डिसाइड होता है। ट्रू? ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ एन इफ डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन इफ डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज। एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। नाउ कमिंग टू कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम एन को 1 लेकर के ही स्टडी करेंगे, और जे एडवांस लेवल पे चले जाओगे तो आप n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 5 भी लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हो, बट देन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, conceptually everything will remain same, only mathematical expression will change if the value of n become higher. तो कुछ ज्यादा मतलब डिफरेंट नहीं हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑल। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। So I told n will be decided by experiment, but in general larger. तो इस चैप्टर में बार बार आप देखोगे क्वेश्चन में या थ्योरी में भी जब आप पढ़ेंगे ना टेक्स्ट बुक को, तो आप देखेंगे लिखा हुआ फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखते हैं। यहां तो समझाया पॉइंट को कि क्या हो रहा है। Value of n is given by magnitude of displacement. Larger displacement, larger is the value of n. Larger displacement implies that larger n. So इस बेसिस पे फॉर वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को कई बार आप डिस्टर्बेंस भी पढ़ेंगे क्योंकि सिस्टम रेस्ट में रहता है, हम डिस्टर्ब करते हैं। एक एक्सटर्नल एजेंट ही होगा ना, देखो ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ था टेबल पे, सो समवन विल गो एंड डिस्टर्ब दिस सिस्टम टू सेट इट इनटू मोशन। तो एक एक्सटर्नल एजेंट होगा शुरू में जो इसे मोशन में करके खुद हट जाएगा और सिस्टम को मोशन में होने देगा।
ठीक है. Again, without saying, it should be understood that we are considering all extra forces like friction, air presence. We are ignoring all those things. ठीक है ना. So system स्मूथ है, कहीं भी किसी तरह का लॉसेस नहीं है इसमें. ठीक है. जो न्यूटन्स लॉ में लेकर के कंडीशन चले थे वही कंडीशन यहाँ है. स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग में मास नहीं है, केवल ब्लॉक में मास है. सो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट n will be taken as 1 and the force acting on the block will be this one. ठीक है. तो सीधा सा बात, इसका उल्टा मैं बोलूं, अगर मैंने बोला कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उस ब्लॉक को मैंने मीन पोजीशन से बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया है. ठीक है, बहुत थोड़ा. द हाउ एवर स्मॉल यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि छोटा एसच कोई डिफाइन नहीं है कि कितना छोटा रखना है. ठीक है, वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में आता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं. तो फॉर द टाइम बीइंग हम छोटा से मतलब यही समझेंगे कि बहुत छोटा है. ठीक है, उस समय जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ब्लॉक वो इस फॉर्मेट में है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी विल कैरी फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर. Because this is the simplest form of the motion, we call it simple harmonic motion. A body on which F equals to minus kx is acting, we will call it the body is in simple harmonic motion. तो सबका सब ऑक्सीलेटरी है, लेकिन इसमें से पहला फोर्स जो है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. अभी क्लियर है ना वाई सिंपल वर्ड केम हियर? क्योंकि x to the power 3, x to the power 5, they are more complex comparing to this one, x to the power 1. ठीक है. So this is simplest form of oscillatory motion called simple harmonic motion. So when the word small comes, it comes with some inherent quality. What is that inherent quality? जहां भी आपको ये चीज दिखता है सिंपल हार्मोनिक ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उस समय आप साइन थीटा को क्या लिखने वाले हो बताना है. थीटा लिखने वाले हो ना, छोटा. ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n कहीं दिखता है तुम्हें, क्या लिखने वाले हो? सो 1 प्लस एन एक्स लिखने वाले हो. ये सब आप पहले से जानते हैं. सो वी विल बी गोइंग टू यूज ऑल दिस थिंग्स when the word small comes, and if not, in that case we will be keeping sin theta as sin theta, 1 plus x to the power ns, x to the power 1 plus x to the power n ही रख करके चलेंगे फिर. ठीक है. ओके, इफ यू फाइंड समवेयर इट इज नॉट रिटन कि छोटा है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है बताइए. अगर किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं बोल रखा है वेदर इट इज स्मॉल और नॉट, सो बाय डिफॉल्ट व्हाट वी विल सी, वी विल टेक इट एज स्मॉल. सो नाउ अगर अब हम लोग सोचे कि क्या 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 हम लोगों ने देखा है, ऑक्सिलरेटरी मोशन 2 and 4 मोशन होना है किसी पॉइंट के अबाउट, अप एंड डाउन भी हो सकता है. ठीक है, देयर विल बी अ फिक्स पॉइंट, देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मेट क्या है? तो x टू द पावर माइनस के एक्स टू द पावर n, जहां पे n का ऑड होना जरूरी है, पॉजिटिव ऑड होना जरूरी है. तो उसमें से जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट मोशन कम्स व्हेन x equals to 1 is taken, that is f equals to minus kx is acting. This is what we call simple harmonic motion.
ठीक है, और इस चैप्टर में हम सब कुछ उसी के बेसिस पे करेंगे। लेकिन अगर x टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 3 हो जाए, थोड़ा ऑक्सीलेटरी नेचर का हो जाए, तो मैंने बोला एडवांस लेवल पे यही सब कुछ आता है। ठीक है, कंसेप्चुअली सब कुछ जैसा सिंपल हार्मोनिक में पढ़ेंगे वही बाकियों के लिए भी पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, बट बिहेवियर वाइज देखा जाए तो छोटा डिस्प्लेसमेंट हो या बड़ा बिहेवियर हो, बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो, 2 and 4 मोशन ही होना है। अकॉर्डिंगली विल सी द सिचुएशन। ठीक है, सो नाउ वी आर क्लियर विथ इफ आई से अ बॉडी हैज force of F equals to minus kx, you will conclude that the body is in SHM। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि पार्टिकल SHM में है, तो आप बोलेंगे कि उसके ऊपर फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स लग रहा है। दिस विल बी आवर स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, कोई भी SHM का स्टडी करना है, सो स्टार्ट विल बी दिस वन, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, so some examples are here, like under what condition does F equals to a minus bx plus cx cube plus dx to the power 5 gives simple harmonic motion, gives simple harmonic motion। बताओ, where a b c d are constant, positive constant, and x is the displacement, F is force, under what condition does this force gives SHM, simple harmonic motion। तो आप बोलेंगे for x equals to x very small, for very small displacement। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा तुम्हें। जैसे x इक्वल्स टू दिमाग में आया 0.01, अभी यूनिट वगैरह पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे कि सर अगर सेंटीमीटर हो या mm में हो तब तो वो फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं, तो ऐसा यूनिट में बात कर लेते हैं कि मीटर में है ये। ठीक है, तो उस केस में जितना ज़्यादा पावर होगा वो वैल्यू x का उतना ही छोटा हो जाएगा, एंड देयरफॉर x क्यूब एंड x टू द पावर 5 कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, सो लार्जर पावर x cube and x to the power 3 and x to the power 5 can be ignored now, और उस समय जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी एक्स आ जाएगा। सो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये ऐसा फॉर्मेट में है, f इक्वल्स टू 10 माइनस 5x। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस 5x का टर्म इन्वॉल्व है ना, इसके वजह से ये SHM में है। ठीक है, आप 10 के बारे में सोचेंगे नहीं, ये केवल डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन को और कुछ नहीं किया है। मेन एलिमेंट जो है ना इस इक्वेशन में वो है माइनस 5x, सो दैट विल लीड टू द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मीन पोजीशन कहाँ पे है, कैन यू फाइंड? कोशिश करके देखो, फाइंड मीन पोजीशन ऑफ f इक्वल्स टू 10 माइनस 5x। यस जयरमन, बता सकते हो? ओजस, Sir, x equal to 2. x इक्वल्स टू 2। साहिल ने गो फास्टर ये क्या लगा दिया है,
बाय मिस्टेक लगा दिया। सो यू नो दैट मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो होता है क्या? Yes, sir. सो फोर्स को जीरो कर देने का यहाँ पे, सो जीरो इक्वल्स टू 10 माइनस 5x एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने ऐसे ये फिजिक्स मैथ्स में कोनिक सेक्शन वगैरह पढ़ रखा है, राइट? तो वहां पे पैराबोला का हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वल्स टू 4ax, लेकिन इसमें अजम्पशन खुद ब खुद आ चुका है ना कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है। एम आई राइट और नॉट? इस पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 पे है ना? Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर कुछ नहीं है तो हम रेफरेंस जीरो को ले लेंगे, मीन पोजीशन जीरो को ले लेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया है तो उसमें जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन जीरो पे ही हो, कहीं और भी हो सकता है, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड। सो आप आगे से ध्यान रखेंगे हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है? आइडेंटिफाई SHM oscillatory, non-oscillatory and non-periodic। ओके, अगर SHM बोलते हो किसी को, कोई मोशन को, तो क्या वो ऑक्सिलेटरी है? टेल मी यस नो। ऑक्सिलेटरी Yes. है? ओके, सब जानते हो लेकिन आंसर नहीं करोगे, ठीक है। SHM का मतलब ऑक्सिलेटरी है, ऑक्सिलेटरी का मतलब पीरियडिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑक्सिलेटरी बोले, ठीक है, तो ऑक्सिलेटरी का मतलब होगा कि वो पीरियडिक है लेकिन SHM में नहीं है, ठीक है। अगर मैंने किसी मोशन को नॉन पीरियडिक बोला, नॉन ऑक्सिलेटरी बोला, सो व्हाट डज इट मीन्स? इज इट पीरियडिक और नॉट? अगर मैंने नॉन ऑक्सिलेटरी बोला, व्हाट डज इट मीन्स? पीरियडिक और नॉट? No, sir. On पे यस, रिपीट। तो देखो, ऑक्सिलेटरी वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था कि पीरियडिक है, उसमें पीरियडिक ऑक्सिलेटरी और नॉन ऑक्सिलेटरी होता है। सो व्हेन आई से नॉन ऑक्सिलेटरी, तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो पीरियडिक तो है लेकिन ऑक्सिलेटरी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आई वुड हैव सेड नॉन पीरियडिक। तो ये पीरियडिक रहेगा, ये बात को समझो, ठीक है। नॉन ऑक्सिलेटरी का मतलब हम उसे पीरियडिक तो बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई मोशन नॉन पीरियडिक होगा तो सीधा सीधा उसे हम नॉन पीरियडिक बोलने वाले हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। इक्वेशन नंबर 1, F इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 3x होल टू द पावर 3। तो जब ऐसा इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज ऑक्सिलेटरी और नॉन ऑक्सिलेटरी। F इक्वल्स टू 4 माइनस 3x होल टू द पावर 3, ठीक है। फोर्थ, F इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, सॉरी फोर्थ, F इक्वल्स टू 3x माइनस 4। चलो नीचे से ही चालू करते हैं, ये क्या है? SHM है, नॉन पीरियडिक है, ऑक्सिलेटरी है, क्या है? oscillatory, oscillatory, ऑक्सिलेटरी। non-oscillatory.
इट इज नॉन पीरियडिक, नॉन ऑक्सीलेटरी भी नहीं, ऑक्सीलेट भी नहीं करेगा। देखो तुम्हें ना 3x पे सारा फोकस करना है, -4 पे फोकस ही नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि सर 4 से नीचे चला जाएगा, 4 दोनों निगेटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे नहीं सोचना है, क्योंकि x इक्वल टू 4 ही यहाँ रेफरेंस है। वो 4 से ऊपर 4 से नीचे हमें सोचना होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो तुम्हें क्या करना है कि 3x के आगे क्या साइन है उससे डिसाइड करना है। क्योंकि 3x के सामने प्लस है, तो f इक्वल टू प्लस 3x के जैसा सोच लो। क्या ये ऑक्सीलेटरी देगा? आंसर इज नो। ठीक है, -3x होगा तभी होगा, निगेटिव साइन होना चाहिए, तभी x के साथ f जो है वो साइन अपना चेंज करता रहेगा। सो दिस इज नॉट एन पीरियडिक मोशन, तो दिस इज नॉन पीरियडिक। ठीक है, थर्ड वन इज पीरियडिक। सीधा सीधा SHM है, क्योंकि पावर 1 है x का। ठीक है, और जब SHM बोल दोगे तो वो ऑक्सीलेटरी भी हो जाएगा, वो पीरियडिक भी अपने आप हो गया। ठीक है, इसमें आते हैं तो पावर देखते ही हमें समझ में आ गया कि एटलीस्ट SHM तो नहीं बोलेंगे इसको, 3 होने की वजह से। ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे आप एक्सपैंड करके सोचेंगे। जब एक्सपैंड करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब का जो एक्सपेंशन होता है वैसा सोच लेंगे आप। ठीक है, उसमें डोमिनेट कौन कर रहा होगा, इसको एक्सपैंड करते हैं एक बार। f इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 3x होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3x, ये आएगा एक्सपेंशन करने पे। अगर आप ये सोचते हो कि x बीइंग वेरी स्मॉल, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, हायर पावर को इग्नोर करेंगे, तो बच कौन रहा है? ये वाला पार्ट बच रहा है क्या? नाउ लेट मी नो आफ्टर दिस व्हाट इज दिस सजेस्टिंग यू? सिंपल हार्मोनी, हालांकि वो कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, कंडीशन लगाने पे सिंपल हार्मोनी कहा जा रहा है। अभी आप ऑक्सीलेटरी ही बोलो। अच्छा, ऑक्सीलेटरी के लिए एक्स जो होता है वो अच्छा खासा बड़ा लेते हैं, ट्रू? ओके सॉरी, तो फिर ऐसे कर लेते हैं इसको, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ बोल गया मैं। मुझे इसे SHM बना करके नहीं देखना है, मुझे इसे जैसे है वैसे ही बना करके देखना है, क्योंकि x का पावर 3 देने का मतलब है कि हमने x को अच्छा खासा लेंथ पे ले रखा है। ठीक है, अब आप खुद ही बताओ, x अगर बड़ा है तो x के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा क्या वो डोमिनेट करेगा उस इक्वेशन में? यस सो यहाँ पे डिसाइड होगा इससे, 3x क्यूब से डिसाइड होगा ये, तो इसका साइन क्या आ रहा है? माइनस है। यस तो आप ये वाला इक्वेशन पे आ जाएंगे, -3x होल टू द पावर क्यूब, ये वाला। तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। Am I right guys? वो तो कंडीशन लगा दिया ना कि x बहुत छोटा लेंगे तो हम हायर पावर को इग्नोर करेंगे, लेकिन x बड़ा होगा तो जो ज्यादा पावर होगा वही इंपॉर्टेंट होने लगेगा उस इक्वेशन में। ठीक है, सो यहाँ पे किससे डिसीजन लेना है हमें? तो हमें -3x से डिसीजन लेना है, होल टू द पावर 3 से। सो इट्स एन ऑक्सीलेटरी मोशन, एम आई राइट? बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीलेटरी, ये आएगा फर्स्ट वन। अगर सेकेंड वन डिसाइड कर चुके हैं तो जरा उसी लाइन पे सोच के देखो फर्स्ट वन को, एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर।
Can we take 4 inside and can we write it as 3x minus 4 whole to the power 3? और ऐसा लिखते ही सारा सिचुएशन उल्टा हो गया है 2 के कंपैरिजन में, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ periodic motion. This is non-periodic. Any question here? ठीक है. अच्छा, तो फिर सेकेंड वाला ऑक्सिलेटरी हो गया एंड थर्ड वाला एसएचएम हो गया. इन दोनों में एक फिक्स पॉइंट होगा. व्हाट इज दैट फिक्स पॉइंट about which they will oscillate or perform simple harmonic motion? Quickly answer me. For oscillatory motion or SHM, there will be a mean position. What is that position? X equals to what? 4/3. 4/3. By putting f equals to 0, you will get x equals to 4/3, about which the oscillation or SHM will takes place. SHM के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सिलेटरी के लिए बड़ा डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही फर्क है. और ये सब कुछ थ्योरेटिकली अभी पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से चलना है हमें. सो फार वी अंडरस्टूड द इक्वेशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, थोड़ा प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके इक्वेशन पे आएंगे, एसएचएम की इक्वेशन पे. अभी आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ही अपने दिमाग में रखेंगे. ठीक है, जो सिंप्लीफाइड फिगर होगा एक पार्टिकल का, वो ऐसा बनाएंगे स्ट्रेट लाइन. उसमें एक जगह पे लिखोगे आप x इक्वल्स टू 0. एक एक्सट्रीम को, राइट एक्सट्रीम को प्लस a लिखना है, लेफ्ट एक्सट्रीम को माइनस a लिखना है, x इक्वल्स टू माइनस a. वी नो दैट दिस इज लेस देन 0 एंड दिस साइड इज ग्रेटर देन 0. और इस स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल आपका मूव कर रहा है. 2 and 4 मोशन, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम. सो आई एम शोइंग द पार्टिकल पोजिशन. एक यहां शो कर दिया, वो चल करके यहां आ गया. ठीक है, P से चल करके Q पे आ गया. Q से ये वापस लौटेगा, वापस P पे जाएगा. P से वापस लौट करके P से आगे बढ़ करके वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, दैट इज कॉल इट R. वहां रुक करके वापस ये लौटेगा और फिर वो वापस P पे आएगा और यहां रुक नहीं जाएगा, बल्कि यहां से ये फिर आगे नेक्स्ट साइकिल के लिए आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, तो P से Q पे जाने का टाइम जो है वो मैंने लिया T1. ठीक है, वापस लौटने का, Q से P पे वापस लौटने का टाइम ले लिया T2. P से R पे जाने का टाइम है T3 और वापस लौटने का R से P पे आने का T4. व्हाट इज द रिलेशन अमंग देम? T1, T2, T3, T4 में क्या रिलेशन आपको दिखता है? आर दे इक्वल? क्या इसमें सिमिट्री दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. सो सिमिट्री सी, जो फोर्स इन्वॉल्व है ना वो -kx है. और आप ऐसे समझ लो कि एक बॉल को आप थ्रो करते हो u स्पीड से, ये एक पॉइंट पे रुकता है और फिर वापस आपके हाथ में आता है. वापस स्पीड u हो जाता है क्या उसी लेवल पे? Yes. तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम आपस में इक्वल लेते हो आप. आप कहते हैं कि जो फोर्स इसे रिटार्ड कर रहा था नीचे mg लगा करके, वही फोर्स वापस इसे एक्सेलरेट कर रहा है लौटते समय.
So when the force is same, the pattern of motion will remain same in upgoing and downcoming. Same is true here also. जब ये P से Q पे जा रहा था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे kx लग रहा था जो रोकते जा रहा था इसे, ठीक है। जब ये Q से वापस P पे आ रहा था तब भी यही फोर्स लग रहा था। तो सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द पार्टिकल एट Q and the same force is responsible for accelerating back when it is reaching to point P again. So don't you see the symmetry like here? So can we say that T1 and T2 are equal? Yes, it is. T4, T3 and T4 for the same reason is equal. ठीक है, और ये चीज और अभी इक्वेशन वगैरह देख लेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम इंप्रेशन हेयर कि आगे हम थोड़ा बेटर तरीके से समझ सकें चीजों को। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ए से डिनोट करते हैं। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from mean position, right? Maximum displacement from mean position. और यहां पे लीनियर है। अगर एंगुलर मोशन होगा तो उसमें एंगुलर एम्पलीट्यूड भी आएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एंगल, जैसे पेंडुलम के केस में होता है, ठीक है। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम इंटरवल, ये सबको पता है ऐसे, टाइम इंटरवल इन विच बॉडी या पार्टिकल जो भी बोलो, बॉडी repeats its motion. So when I say motion, motion का मतलब होगा position and velocity दोनों, केवल position नहीं, position and velocity both, ठीक है। तो ऊपर के फिगर को अगर हम देखें तो P से Q पे जाना, Q से वापस P पे आ जाना, क्या साइकिल कंप्लीट हो चुका है? बताइए। गो इन द फिगर एंड सी। P से Q पे जाना और वापस Q से वापस P पे आ जाना, क्या मोशन कंप्लीट हो, साइकिल कंप्लीट हो गया? क्योंकि पार्टिकल वापस P पे आ चुका है। Yes, sir. यस बोला, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है क्या? जब वापस P पे आया Q से तो डायरेक्शन किधर है? इजंट इट ऑन लेफ्ट साइड? Yes, sir. तो कैसे आप बोलोगे कि मोशन साइकिल कंप्लीट हो गया है? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ये साइकिल कंप्लीट हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड, सो दिस इज नॉट द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अभी क्या होगा, P से वापस ये आगे R पे जाएगा, R से जब लौट के आएगा ना तब देखो ये वापस P पे आ चुका होगा with the direction on the right side, then I will say the cycle is completed, ठीक है। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, so this is not the complete cycle, ठीक है। दिस इज नॉट अ साइकिल। साइकिल कब कंप्लीट होगा? जब P से वो R पे जाएगा और R से वापस जब P पे आएगा तब हम कहेंगे वन साइकिल, ठीक है। और इस वन साइकिल में टाइम लगा T का, ठीक है, पूरे एक साइकिल में टाइम लगा T का। तो देखो P से Q T1, ठीक है, Q से वापस P T2, फिर P से R पे T3 और R से वापस P पे T4,
equals to how much? Isn't it t? One complete time period. ठीक है, तो क्योंकि आपस में भी सब इक्वल है, तो क्या हम इसे 1/4 कर दें ऐसे? अगर 2 सेकेंड में ये पूरा 4 सेकेंड में ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो केवल एक एक्सट्रीम में जाने में इसे 1 सेकेंड लगेगा. सो 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, चारों पार्ट में इक्वली हम टाइम को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. फर्दर टर्म्स का बात कर रहे हैं, साथ के साथ मैंने टाइम पीरियड का भी बात किया है. सो फर्दर पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी. ऑलरेडी वी नो एवरीथिंग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल बताने के लिए. फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? 1/t, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. देन वी हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी? टू पाई f equals to omega, right? Which is also written as 2 pi upon capital T. ठीक है. अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आ जाएगा, तो वो मैं डिस्कस करता हूं, वो सब डिस्कस करेंगे आने पे. ठीक है. अभी टेक्स्ट बुक देख रहे थे तो एक आया था ना सर्कुलर रेफरेंस, तो आएगा. देन वी हैव अ टर्म कॉल्ड फेज. व्हाट इज फेज? ये टाइम वेरिंग एंगल को फेज बोला जाता है. टाइम वेरिंग एंगल इज कॉल्ड फेज. समय के साथ जो एंगल चेंज हो रहा हो उसे हम फेज कहते हैं. सो आपने पहले भी पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी. तो देखो टाइम के साथ ये थीटा चेंज हो रहा है, वी विल कॉल इट फेज. ठीक है. दिस इज योर फेज. एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब हो गया. फर्दर थोड़ा स्पीड को देखते हैं. मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन को x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू -a. ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे. वेलोसिटी के टर्म में मैं बात कर रहा हूं. मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सोचो. व्हाट इज द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम? इट इज 0. लौटना है ना, एक्सट्रीम से लौटना है. सो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है. 0. विच एक्सट्रीम? सो बोथ एक्सट्रीम. ठीक है. ओके. फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू -kx, जो ब्लॉक पे लग रहा है. डू आई नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द राइट एक्सट्रीम? इज इट ऑन द लेफ्ट साइड? हाउ मच इज दिस फोर्स? इज इट -ka? माइनस साइन को अब हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने शो कर दिया है ना. तो लेफ्ट साइड पे ये फोर्स लग रहा है. इज इट F इक्वल्स टू ka? जब पार्टिकल a/2 पे रहेगा, सो डायरेक्शन विल अगेन बी टुवर्ड्स द ओरिजिन. कभी भी ये राइट साइड डायरेक्शन नहीं होगा इधर. व्हेन x इज पॉजिटिव, F विल ऑलवेज बी नेगेटिव. इज इट F इक्वल्स टू -ka? तो आप देख रहे हो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है. ठीक है. व्हाट इज द फोर्स एट द मीन पोजीशन? तुम्हें बताना है. When the block is passing mean position, what was the force experienced by the block? Yes, आवाज आकर के चला गया. I think Vaishnav responded. सर 0. 0 होगा क्योंकि x 0 है वहां पे. ठीक है.
जैसे ही 0 को क्रॉस करेगा फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो चुका है. So what we understood here, force is maximum at extreme, right? Yes, sir. Force is maximum at extremes, दोनों एक्सट्रीम पे. F minimum that is equals to 0 at mean. अगर फोर्स का बात कर रहे हैं देन सेम इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो. अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम है तो ये आप बोलेंगे कि एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है. एम आई राइट? जहां फोर्स मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम. So acceleration is maximum at extremes and a बराबर 0 at mean position. यहां तक बात समझ में आ गया है. Velocity is minimum and velocity is minimum at extreme. ठीक है. एंड वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा अब ये बताओ मुझे. Mean position. इट इज ऑन मीन पोजिशन, क्योंकि जब तक 0 नहीं हुआ था तब तक उस पर फोर्स लग रहा था, मतलब तब तक उसमें एक्सेलरेशन था. सो स्पीड बढ़ता ही जा रहा था. सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. ठीक है. सो एवरीवन इज क्लियर विथ ऑल दिस पॉइंट्स. ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, इक्वेशन से तो आएगा ही, लेकिन एक ब्रॉड व्यू अगर ले लें इसका देन इट्स गुड फॉर आवर स्टडी. ऑक्सीलेशन हो रहा है, पार्टिकल 2 and 4 मोशन चल रहा है, बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगा. ठीक है. अब मैं केवल P से Q के लिए एक बात करता हूं. ये मोशन तो हो रहा है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है P जो कि मीन पोजीशन लिया है मैंने टू x इक्वल टू प्लस a जो कि Q पोजीशन है और इधर R था. तो ये रहा मिड पॉइंट a/2. अभी जब ये P से Q जा रहा था ना, तो P से S तक आने में इसे टाइम लगा है t1 और S से Q तक जाने में इसे टाइम लगा है t2. मुझे जानना है कि t1 और t2 में कौन बड़ा है. t1 is the time taken to go from P to S. S is the midpoint, and t2 is the time taken to go from midpoint to the extreme point. तो t1 और t2 में कौन बड़ा है और T2. इक्वल है. Yes, repeat your answer. T2. T2 is larger. Why Yes. is so? So because velocity is decreasing towards A. Very good. And- So on an average देखो ऐसे समझना कि मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होता है, x इक्वल टू 0 पे होता है. तो अच्छा खासा वेलोसिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी जो था ना, वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही रहेगा, आजू बाजू में ही रहेगा. ठीक है. और वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ कम रहेगा. तो अगर हम ऑन एन एवरेज करके सोचें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी 0 से लेके a/2 तक में v1 है ऑन एन एवरेज वेलोसिटी एंड v2 इज द एवरेज वेलोसिटी इन द सेकेंड हाफ जो कि स्लो हो चुका है. तो आप कहेंगे ना कि v1 बड़ा है v2 से. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, स्पीड बड़ा है v1 तो टाइम कम लगेगा, तो t1 इज लेस देन t2. ठीक है. तो P से लेके Q तक में मोशन सिमेट्रिक नहीं है, राइट. लेकिन P से Q और Q से P अगर मिलाएंगे तो वो दोनों मोशन आपस में सिमेट्रिक होता है. सो आई विल टेक अ क्विक रिव्यू क्या क्या किया हम लोगों ने अभी पीछे.
यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज, ठीक है, इसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद एक साइकिल किसे हम बोलेंगे उस पर डिस्कशन किया। तो P से Q एंड Q से वापस P आने पे हम एक साइकिल नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी भी रिपीट होना चाहिए मोशन पोजीशन के साथ साथ। तो जब ये वापस घूम करके आएगा R से, तभी हम कहेंगे कि ये Q मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। देन आई टॉक्ड अबाउट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट डिफरेंट पोजिशन, वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजिशंस, अंडरस्टूड है। एक्सट्रीम से लौटना है तो वेलोसिटी को जीरो होना ही होना है। मीन पोजीशन इज द ओनली पोजीशन वेयर द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एंड फोर्स विल बी जीरो। और उसके बाद केवल P से Q पे अगर हम जाएंगे तो कौन सा वाला टाइम ज़्यादा होगा वो हमने ऐसे एनालाइज करके निकाला है। हालांकि हमें पूरा कैलकुलेट करना होता है कि T1 होगा कितना, T2 होगा कितना, वो कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। So after analysis of so many things, we are going to derive equation of SHM. इसे कहेंगे हम equation of SHM. So situation is कि लीनियर मोशन है पार्टिकल का, कॉल इट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस a। अब इसके बाद बार बार मुझे ये चीज नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और मोशन हो रहा है, ठीक है ना। समझो यहाँ पे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था और मैंने मोशन में करके उसको छोड़ रखा है। आप नहीं देख रहे थे, अभी मैंने मोशन में कर दिया उसे और मैंने बोला कि अब देखना शुरू करो। तो जैसे ही आप देखोगे ना, क्या ऐसा जरूरी है कि वो ब्लॉक मीन पोजीशन पे दिखे तुम्हें? अंडरस्टैंड दैट मैंने आपके आईज को बंद करके ब्लॉक को मोशन में सेट कर दिया, ठीक है। अभी मूव कर रहा है। अब ऑब्जर्वर का आई ओपन करेंगे, बोलेंगे ऑब्जर्वेशन शुरू करो। दैट विल बी टेकन एज t इक्वल्स टू 0 फॉर दैट ऑब्जर्वर, राइट। क्या उस ऑब्जर्वर को ब्लॉक मीन पोजीशन पे दिखेगा, ओ पे, 0 पे दिखेगा? यस नो? दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। नहीं भी दिख सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द ब्लॉक विल बी एट मीन पोजीशन। सो t इक्वल्स टू 0 पे somewhere, let's say it is here, it's not necessarily that x will be particle will be at 0 at t equals to 0, ठीक है। I will call this distance as x naught और इस समय जो ब्लॉक में वेलोसिटी होगा उसे v नॉट से डिनोट करेंगे। इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन एंड यूजुअली इनिशियल कंडीशन हमें पता रहता है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन। सो व्हाट इनिशियल मीन्स आपको पता ही है कि t इक्वल्स टू 0 पे हम बात कर रहे हैं। उस समय पार्टिकल x नॉट पे है और उस पार्टिकल का वेलोसिटी v नॉट है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a नॉट है। बताओ एक्सेलरेशन a नॉट का डायरेक्शन किधर है, राइट और लेफ्ट? ऊपर के फिगर में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मुझे जानना है, वैष्णव। लेफ्ट साइड, लेफ्ट में होगा, ठीक है। हर हाल में अगर x पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में ही होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, अब थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है तो मान लो कि t टाइम लैप्स हो गया। इस समय पार्टिकल नए पोजीशन पे आ चुका है, आई विल कॉल इट x। इस समय पार्टिकल में वेलोसिटी भी नया है, कम है ज्यादा है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। ऑफ कोर्स कम ही रहेगा, एक्सट्रीम के करीब है तो, ठीक है। और इसमें नया एक्सेलरेशन भी आ चुका है a, राइट। तो न्यू पोजीशन पे टाइम के रेस्पेक्ट में
x क्या है, v क्या है, a क्या है, अभी वो हम लिखने जा रहे हैं. इसका पूरा डेरिवेशन है, आई विल कम टू दैट. At any time t, x equals to, you understand this, अगर ब्रैकेट में t लिखा मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा. राइट, a तो पता है ना सबको, व्हाट इज a? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आपको पता है कि साइन का वैल्यू 1 से छोटा होता है, तो साइन को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू a या a से छोटा है ना. साइन फंक्शन अगर लगा है, इसका मतलब कि x का वैल्यू माइनस a से लेके प्लस a के बीच में होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है. राइट, ओके. अभी इसमें ओमेगा टी, तो मैंने हालांकि ओमेगा बताया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं. ओमेगा होता है कितना है उस पर अलग से बात करेंगे हम लोग. ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी इम्फेसिस इस चैप्टर में रहता है फ्रीक्वेंसी ही निकालने पे. ठीक है, तो ओमेगा एक सिस्टम के लिए फिक्स रहता है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. डेल्टा के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला है. ठीक है, लेकिन ये जो पूरा टर्म है, इज इट एन एंगल, क्योंकि साइन के अंदर है. सो दिस टर्म इज कॉल्ड फेज. टाइम वैरिंग एंगल इज कॉल्ड फेज. राइट, सो फेज फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ये टाइम का फंक्शन है और ये एक एंगल है. राइट, फिर आता है इनिशियल फेज. सो वर्ड इनिशियल मीन्स हाउ मच इज द टाइम? 0. तो इसमें 0 जरा पुट कर दो. इनिशियल फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेज डिफरेंस. लेकिन ये डिफरेंस हमेशा इनिशियल के रेस्पेक्ट में होगा. इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा ना तो और क्लैरिटी आ जाएगा, बट अभी के लिए इनिशियल फेज, तो ऊपर वाला फेज में t को 0 करने पे ओमेगा इंटू 0 प्लस डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा आ रहा है. सो आर यू गेटिंग फेज डिफरेंस इक्वल्स टू डेल्टा? सो दिस डेल्टा इज कॉल्ड फेज डिफरेंस. ठीक है, what is omega t plus delta? It is called phase. What is delta in this? It is called phase difference. कब का phase difference है ये, मतलब कब का एंगल है ये? तो शुरू का एंगल है, t इक्वल्स टू 0 पे जो एंगल था वो. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये तो लीनियर मोशन कर रहा है, इसमें एंगल किधर से आ गया? राइट, सो आई विल एक्सप्लेन यू. पीछे भी बोला है कि सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व रहता है, सर्कुलर पैटर्न इसमें आएगा, तो कैसे आता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. लेकिन अभी जो इक्वेशन लिखा है उसका केवल मीनिंग समझना चाह रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट. एक्स लिखा. आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे लिखना है, तो वेलोसिटी एक्चुअली डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स को तो आ जाएगा. सो वेलोसिटी इक्वल्स टू आता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. हाउ वी ऑब्टेन दिस? by doing differentiation of equation number 1. तो साइन का डिफरेंशिएशन cos बन जाएगा, एवरीवन नोज दिस, और अंदर में जो वेरिएबल है उसमें से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया है. ठीक है, अगेन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन? तो आपका आंसर होगा ए ओमेगा होगा, जब cos का वैल्यू 1 हो जाएगा. राइट, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ रियलाइज होता है? तो मीन पोजीशन पे. तो अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि जब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी a इंटू ओमेगा होता है, एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, सो v इक्वल्स टू v मैक्स कॉस ओमेगा टी
plus delta. Rest of the terms are still same. Third is acceleration. So velocity से acceleration एक बार और differentiate करके लाते हैं, है ना? A बराबर dv upon dt करते हैं. So what is coming? क्या cos का differentiation minus sign होता है? तो cos का differentiation minus sign into ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो जाएगा और एक और ओमेगा बाहर आएगा, इसलिए बाहर ओमेगा स्क्वायर होने वाला है. ठीक है. इक्वेशन 1 से अगर मैं देखूं तो a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कहलाता है. तो एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके. ठीक है. तो ये रहा हमारा पोजीशन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का इक्वेशन. कैसा दिखेगा अभी उस पर केवल बात किया है. ठीक है. डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से ये सब यूज करना है. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? दिस इज सपोज टू बी नोन. ठीक है. और बाकी जो है अननोन वो हमें पता करना है. नाउ कम टू द डेरिवेशन. ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, वी हैव ओनली 2 or 3 minutes लेफ्ट, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग. Derivation. What is to derive? हमें x, v और a निकालना है उसका जो SHM में है. So what I know? I know that particle is in SHM. जैसा मैंने बोला था कि जैसे ये चीज दिखेगा तुम्हें, आप उसके ऊपर फोर्स पे चले जाओ. देखो क्या है पैटर्न. हमें x निकालना है तो x तो v से आएगा, v निकालना है v a से आएगा, a निकालना है तो a f से आएगा. f कहां से आएगा? तो SHM से. मैंने बोला कि SHM में है, तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए ना कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल. नाउ दिस फोर्स कॉजेस मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां नेट फोर्स लिख देता हूं मैं. नाउ फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट? k अपॉन m इंटू एक्स होगा क्या? ठीक है. दिस इक्वेशन इज फर्दर रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज टेकन एज k अपॉन m. क्यों लेते हैं डिस्कस करूंगा अब नेक्स्ट सेशन में, कल डिस्कस कर लूंगा. कल डाउट सेशन है केवल क्या तुम लोगों का? Yes. ओके. ठीक है. कमिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं. ठीक है. बट फिलहाल दिस इज ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर k अपॉन m. ध्यान से देखो, k स्प्रिंग कांस्टेंट था और m मास ऑफ द ब्लॉक था. तो जो सिस्टम बना हुआ है ना जिस चीज से, वो दोनों मिलकर के डिसाइड करता है कि उसमें ऑक्सीलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा. ठीक है. ना कि कितना डिस्प्लेस किया है तुमने स्प्रिंग को. 1 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड, ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दे रखा है या 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करने वाला है बताइए फिर से? सो इट्स ओनली द मीडियम एंड द बॉडी. मीडियम मतलब स्प्रिंग हो गया और बॉडी मतलब मास हो गया. केवल वही दोनों डिसाइड करेगा कि इसे किस फ्रीक्वेंसी पे ऑक्सीलेट करना है, नथिंग एल्स. ठीक है. बाकी सब खुद ब खुद एडजस्ट करेगा. तो विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो. फिलहाल के लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m. और अभी अभी पीछे मैंने लिखा भी था कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है. तो ये आ गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन मेरे पास. ठीक है ना. 4 से a तक पहुंच चुके हैं हम लोग. अब a से v पे निकलना है, पहुंचना है मुझे. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अहेड?
बताओ, इसके आगे यहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे, v निकालना है. What should I write? A equals V dV by dx. Yes, बिकॉज यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे पोजीशन x है, सो आप a को dv बाई dt नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे v dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, एंड देन यू विल गो फॉर इंटीग्रेशन. याद करो, इनिशियल पोजीशन x नॉट लिया था, वेलोसिटी v नॉट लिया था, एंड विच इज सपोज टू बी नोन, पता है हमें, जनरल पोजीशन x एंड जनरल पोजीशन v. इंटीग्रेशन v का v स्क्वायर बाई 2 आएगा, सो इट इज v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x का भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा. 2 कैंसिल कर दो, so v equals to coming, v square is coming as v naught square plus omega square x naught square minus omega square x square. I hope everyone is getting this point. Now from here v equals to root under of this, उसमें भी मैं ओमेगा बाहर ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले रहा हूं रूट से. So what we are getting here is x naught square v naught square upon omega square minus x square. ये क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए, पता है एक्चुअली, ठीक है, इनिशियल कंडीशन है ना. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड स्क्वायर. फिर से अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहां से शुरू करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि ये एम्पलीट्यूड कैसे हो गया. a square minus x square, where a is given as root under x naught square plus v naught square upon omega square. ठीक है, so I will answer it why I wrote this term as amplitude. Now finally I have this velocity equation now. ये क्या है, ये velocity as a function of position है. अगर यहाँ पे x का वैल्यू, अच्छा x का वैल्यू तो अभी पता ही नहीं है, मतलब x का इक्वेशन तो अभी पता नहीं है, सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट कि ये वेलोसिटी का इक्वेशन है एज अ फंक्शन ऑफ x. चलो एटलीस्ट कुछ पॉइंट पे बात कर सकते हैं. x इक्वल्स टू a प्लस माइनस a, दोनों एक्सट्रीम, हाउ मच इज v कमिंग, इज इट कमिंग 0, है ना. x इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन पोजिशन, हाउ मच इज v कमिंग, इज इट कमिंग a ओमेगा. Yes, sir. x इक्वल्स टू a बाई 2, मतलब आप कहीं भी कोई भी पोजीशन पे क्या वेलोसिटी आप निकाल सकोगे, तो यस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. √3 बाई 2v 2a ओमेगा, अगर a बाई 2 पुट करेंगे तो. चलो आज के लिए इतना ही पे रुकेंगे हम लोग. सो व्हाट वी डिड, वी इंट्रोड्यूस द चैप्टर. इसमें ऑक्सीलेटरी मोशन से SHM कैसे बनता है, SHM का फॉर्मूला क्या, मतलब SHM बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला उठा लेना हमें, तो F इक्वल्स टू माइनस kx, और फिर वहां से आगे हम बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन मिलेगा. इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, डेरिवेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय एवरीवन, रेस्ट, डू योर प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट. और न्यूटन्स लॉ सब लोग करेंगे, ठीक है, बिना न्यूटन्स लॉ